नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत मैकेजी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आज जो आपका टेस्ट रहेगा सेट नंबर 1, इसमें आपके इतिहास के क्वेश्चन रहेंगे। और इतिहास में अगर मैं आपको बात बताऊं इसमें कौन कौन से रहेंगे, तो इतिहास में आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित इसमें आपके कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आपके आज की क्लास को स्टार्ट। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पे प्रत्येक दिन एक क्लास आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो मेरे साथ साथ आप लोगों को जो है अपने भी आंसर इसमें देते जाना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरा पाषाण कालीन युग में क्लीवर और चोपर का संबंध किससे था? तो ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसका आंसर आपको देना है। ए में दिया गया है आपका सिक्कों से, बी में है आभूषण से, सी में दिया गया अनाज से, और डी में दिया गया है औजारों से। यानी कि पूरा पाषाण काल के जो पूरा पाषाण कालीन युग था, उस युग में दो औजार थे आपके, ये एक था क्लीवर और दूसरा था चोपर। इन दोनों का संबंध जो था वो औजार से था। तो दोनों का संबंध था किससे? औजार से। ये जो क्लीवर होता था ये दोनों ओर से धारदार था। ठीक है, इसके अलावा चीरने और काटने के काम आता था। जबकि बात करें चोपर की, ये बड़ा हथियार होता था, काफी बड़ा हथियार होता था ये आकार में, और ये केवल काटने के काम आता था। ये वाला जो है आपका केवल काटने के काम आता था, काटने के काम आता था। और ये वाला जो था, ठीक है, ये चीरने व काटने, ठीक है, चीरने व काटने दोनों के काम आता था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका औजार। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर होगा आपका औजार। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है आपको। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। इसमें आपका दिया गया है आपका सेनुवर, ये स्थल दिए गए हैं नवपाषाण काल के। सेनुवर है, इसके अलावा कुचाई है, पलवाई है, और डी में दिया गया है आपका पोचमपल्ली। इधर आपके ये राज्य दिए गए कि कौन सा स्थल कहां से प्राप्त हुआ है। इसमें अगर बात करें कि कौन सा स्थल कहां से प्राप्त हुआ, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए जी इसका सही आंसर देखते हैं, फटाफट अपना आंसर लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए इसका जो आपका ये है आपका सेनुवर आपका बिहार से प्राप्त हुआ है क्षेत्र। ठीक है, और कुचाई की बात करें तो ये उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पलवाई की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से मिला है, और पोयमपल्ली की बात करें तो ये तमिलनाडु से है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है इसके आंसर सही होगा इसका। ठीक है, के आंसर नहीं दिए गए। ठीक है, एक मिनट, इसके आंसर नहीं दिए गए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका, ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका ए के सामने आ जाएगा आपका कौन सा? दूसरा नंबर। बी की बात करें तो बी के सामने आ जाएगा आपका पहला नंबर, यानी कि उड़ीसा। और सी की अगर बात करें तो सी के सामने होगा आपका तीसरा, यानी कि आंध्र प्रदेश। और पोयमपल्ली की अगर बात करें डी की, तो डी के सामने आपका नंबर 4 ही रहेगा। तो ये इसके सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन इसमें देखना है, असत्य कथन जो है इसमें आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तो इसका आपको आंसर बताना है। अब देखिए ए में दिया गया है आपका मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर से प्राप्त हुए हैं। तो ए में दिया गया है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर। ठीक है, आदमगढ़ की बात करें तो एमपी में है, और बागोर की बात करें तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, ये क्षेत्र आपका एमपी में है और ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो दोनों जगह से आपके पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये सही है। इसके बाद मध्य पाषाण काल में हड्डी से निर्मित आभूषण महदहा और सराय नाहर, यूपी का जो क्षेत्र, यहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपका सही रहेगा। इसके बाद बात करें पाषाण काल में मानव के द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज बाजरा था, ये दिया गया है। और डी में दिया गया है पाषाण कालीन स्थल दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। यानी कि 3 मानव को या 3 कंकालों को एक साथ दबाया गया था या दाबा गया था। तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा, इसमें पूछा गया है कि असत्य कथन इसमें देखना है हमको। तो इसका जो सही होगा आंसर, इसका सही आंसर होगा आपका सी, क्योंकि सबसे पहले जो अनाज के प्रमाण मिले हैं वे मिले हैं हमको जौ के। तो जौ के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। इसके बाद अगर बात करें तो गेहूं के प्रमाण मिले हैं। गेहूं के बाद अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका बाजरा,
बाजरा, और बाजरे के अलावा अगर बात करें तो मक्का, मक्का के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो आपके, ये कहां से प्राप्त हुए यार, इनकी अगर बात करें तो आपका, आपने नाम सुना होगा मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, यहां से सबसे पहले कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा पाषाण काल में मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज बाजरा नहीं था, जौ था। तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भीमबेटका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीमबेटका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है जी। तो ए में दिया गया, नंबर 1 पर दिया गया है भीमबेटका की गुफाएं अपने प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी। इसके बाद नंबर 2 पर दिया गया है भीमबेटका की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। और नंबर 3 पर दिया गया है भीमबेटका की गुफा शैल चित्रों की खोज वी.एस. वांकर के द्वारा की गई है। तो आपको इसमें बताना है कि ए में दिया गया केवल एक सही है, बी में है आपका दूसरा और तीसरा सही है, सी में पहला और तीसरा सही, और डी में कहा गया कि उपरोक्त सभी इनके पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। चलिए जी देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो नंबर 1 पर दिया गया भीमबेटका की गुफाएं अपने प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कथन बिल्कुल आपका सही है। इसके अलावा दूसरा भीमबेटका की गुफाएं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ना होके कहां पर है, तो ये आपकी एमपी में है। एमपी में आपका एक जिला है रायसेन जिला, एमपी में रायसेन जिला है, और यहीं पर है आपकी भीमबेटका की गुफाएं। तो आपका दूसरा आंसर आपका जो है नंबर 2 वाला गलत हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों की खोज वी.एस. वांकर के द्वारा की गई थी, यह भी आपका कथन सही है। तो पहला और तीसरा, इसमें पहला और तीसरा आपका कथन सही होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी? ये आपका इसमें 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, आपको बताना किस लिए भिन्न थी। ए में कहा गया है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यानी कि इन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। कुल मिलाकर यह कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी, यानी कि सिंधु घाटी के लोगों को लोहे की और लोहे के शस्त्रों की जानकारी नहीं थी, इसमें कहा गया है। दूसरा है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके बाद तीसरे पर कहा गया इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। तो इसमें बताना है आपको कौन कौन से आपके, या कौन सा एक इसमें से सही है या सारे सही हैं। और डी में क्या गया है उपयुक्त सभी, यानी कि सारे सही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। चलिए जी इसमें देखते हैं, इसके पास लोहे रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, लोहे की जो खोज की गई 1000 BC के आसपास, वो वैदिक सभ्यता में की गई थी, और फिर लोहे के शस्त्र बनाए गए, ये जो ना ये कथन सही है। इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी, यानी कि सिंधु घाटी के पास, सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपकी जीवन शैली थी वो विकसित थी और शहरी थी, ये भी सही रहेगा आपका। ठीक है, तो ये भी सही होगा आपका। ठीक है, इसके बाद इसके पास चित्रलेखीय लिपि, जिसको पिक्टोग्राफ लिपि के नाम से जाना जाता था, पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ या इसी को भाव चित्रात्मक, या इसी को भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से भी जाना जाता था। पिक्टोग्राफ या भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो ये भी सही है, यानी कि कुल मिलाकर आपके तीनों कथन, यानी कि उपयुक्त सभी, तो डी इसका सही आंसर होगा। यानी कि सारे आंसर इसमें आपके सही हैं। ठीक है, इसके सारे ही आंसर आपके सही होंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा आंसर इसमें सही नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, इसमें ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए जी तो देखते हैं। सबसे पहले ए में दिया गया है नंबर ए पर, हड़प्पा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। हसितनापुर की खोज बी लाल के द्वारा की गई, और तक्षशिला की खोज अमलानंद घोष के द्वारा, तथा डी में दिया गया कौशाम्बी की खोज NG मजूमदार के द्वारा की गई थी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको इसमें बताना है। ठीक है,
चलिए जी देखते हैं। तो ए हड़प्पा, तो हड़प्पा जो स्थल है इसकी जो खोज की गई थी वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, ये बिल्कुल सही है। जबकि हमको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत आंसर देखना है। हसितनापुर की खोज बी लाल के द्वारा की गई और कौशाम्बी की खोज आपकी NG मजूमदार के द्वारा की गई। जबकि तक्षशिला की खोज अमलानंद घोष के द्वारा न करके ये किसके द्वारा की गई थी, ये जो खोज की गई थी ये की गई थी आपकी जॉन मार्शल के द्वारा। तो तक्षशिला की जो खोज की गई थी वो जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के द्वारा ये खोज की गई थी, ठीक है। तो तक्षशिला की जो खोज की गई थी वो जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको मिलान करना है और आंसर इसके दिए शायद नहीं गए हैं, ठीक है। चलिए मिलान करिए, मैं बताता हूँ आपका इसका कौन कौन से हैं। इसमें दिक्कत होगी, इनके आंसर नहीं दिए गए, ठीक है। अगली बार इनके आंसर भी दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपका इसमें जो ना ये देखना है कि कौन सी चीज से किससे क्या मिला है। सबसे पहले कहा गया लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से क्या मिला है, धोलावीरा से क्या मिला है और बनावली से क्या मिला है, ठीक है। नंबर 1 पर दिया गया है जुता हुआ खेत, बी में दिया गया है गोदीवाड़ा, ये बंदरगाह था, ठीक है। इसके अलावा बात करें पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रतिकृति, ठीक है। और नंबर 4 पर दिया गया चित्रात्मक लिपि के चिन्हों वाला एक लेख चित्र दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको बताऊं, लोथल से आपका क्या मिला है तो गोदीवाड़ा बंदरगाह, यानी कि ए का जो सही आंसर होगा वो होगा 2, बी, सी और डी। बी की बात करें कालीबंगा से मिले हैं आपके क्या, जुते हुए हल के साक्ष्य, ठीक है। ये आ जाएगा जी। तो बी का हो जाएगा नंबर 1 धोलावीरा की अगर बात करें, धोलावीरा से आपका एक शिलालेख मिला है चित्रात्मक लिपि का, ठीक है। तो आपका सी का हो जाएगा कौन सा 4, और पक्की मिट्टी से बनी हल की प्रतिकृति, यानी कि एक खिलौने के टाइप में एक मिट्टी का हल मिला है पका हुआ, वो मिला है कहां से, बनावली से, ठीक है। तो इसका आ जाएगा नंबर 3। इस तरह से इसके सही आंसर होंगे, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपका मिलान करना है, ठीक है, कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ है, कौन सा शहर किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ है। अभी जो ना इस बार इनके आंसर टाइप करने याद नहीं रहे, ठीक है। तो जो ना अगले टेस्ट में आपके जो है इनको आपके आंसर दिए जाएंगे आपको। अभी फिलहाल मैं इसके मिलान करवा देता हूं। नंबर 1, बी, सी और डी। तो ए जो है हड़प्पा जो शहर था वो रावी नदी के तट पर था, हड़प्पा शहर था आपका रावी नदी के तट पर। जबकि लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। कालीबंगा की बात करें तो घग्गर नदी के तट पर, और रोपड़ की बात करें तो सतलज नदी के तट पर। यानी कि ए का आ जाएगा आपका 3 यानी कि रावी, और बी में आ जाएगा आपका 2 यानी कि घग्गर नदी, और लोथल की बात करें तो भोगवा नदी गुजरात में पड़ती है, तो इसका 1 आ जाएगा। और रोपड़ की अगर बात करें तो ये 4 नंबर 4 इसका होगा। तो इसका सही आंसर इस तरह से हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये बताना है आपको कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। चलिए जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला जो आंसर दिया गया है इसमें, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। क्या यह सही है या गलत, ये बताना है आपको। बी में दिया गया है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सी में कहा गया है मात्र देवी की उपासना की जाती थी। और डी में लोहे के हल से ये लोग परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये इसमें आपको बताना है। चलिए जी, तो देखिए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, क्योंकि जो आपका मोहनजोदड़ो से एक मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, या उर्वरता की देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये भी सही है। लेकिन लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे, इन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे की जो खोज की गई आपकी 1000 BC के आसपास उत्तर वैदिक काल में की गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन सी नदियां थी, ये आपको इसमें बताना है। नंबर 1 पर सिंधु नदी दी गई है, बी में आपकी चिनाब है, नंबर 3 पर झेलम है, और नंबर 4 पर गंगा नदी। नंबर 1 पर सिंधु है, नंबर 2 पर दी गई चिनाब नदी, और 3 पर झेलम, और नंबर 4 पर गंगा। यानी कि ये कहा गया कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थल कौन सी नदी के तट से प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है।
तो कुल मिलाकर इसमें ये देखना है आपको। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए आपका सिंधु घाटी, सिंधु नदी के तट पर से बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं। सिंधु की सहायक नदी चिनाब है, यहां से भी प्राप्त हुए हैं। झेलम नदी की बात करें, यहां से भी प्राप्त हुए हैं। बात करें गंगा नदी की, गंगा नदी तक सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की मैं अगर आपको बात बताऊं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में। उत्तर की अगर बात करें तो आपका जो है ये मांडा पड़ता है, आपका मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर, ठीक है। तो चिनाब नदी के तट पर है, यहां से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बात करें पूर्व में, यहाँ पे पाकिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर क्षेत्र है, यहां तक ये क्षेत्र फैला हुआ था। नदी की बात करें कौन सी थी, तो नदी थी यहाँ पे दास्क, दास्क नदी थी, ठीक है। दक्षिण में बात करें तो परवरा, परवरा नदी थी, ठीक है। और क्षेत्र की बात करें तो दाइमाबाद, दाइमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो यहां तक ये क्षेत्र था। पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर, आलमगीर, आलमगीरपुर था आपका। और नदी की बात करें तो हिंडन, और हिंडन जो है आपकी ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो इस क्षेत्र तक ये फैला हुआ था। तो गंगा नदी से इसका कोई संबंध नहीं था। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं रहेगा। तो ये तो होगा नहीं ना, ये है आपका, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम, यानी कि सबसे पहले क्या चीज आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, ये क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर की जानकारी दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले सोने के सिक्के, इसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के हैं, लोहे का हल है और नगर संस्कृति। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे पहले आपका नगर संस्कृति आएगी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता आई, ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आई। उसके बाद लोहे के हल की जानकारी की बात करें तो 1000 BC के आसपास, यानी कि उत्तर वैदिक काल में ये आया। आहत मुद्रा आपकी अगर बात करें तो बौद्ध काल में, ठीक है। ये बौद्ध काल में सबसे पहले इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं, गौतम बुद्ध के समय, ठीक है। इनके बौद्ध काल में सबसे पहले आहत सिक्के देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये आए। और सोने के सिक्कों की अगर बात करें तो ये हिंद यूनानी शासकों के द्वारा, इंडो ग्रीक जिनको बोलते थे, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासक भी इनको कहा जाता था, हिंद यूनानी, हिंद यूनानी शासक, ठीक है। हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर इनकी अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर 4, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे आएगा इसका क्रम। तो 4, 3, 2, 1, यानी कि आपका आंसर सही होगा आपका कौन सा, डी। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था आपको, कौन सा इसका कथन सही है। तो ए में दिया गया है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। इसके बाद नंबर 2 पर दिया गया है, इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको इसमें बताना है। एक सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। चलिए जिसमें देखते हैं, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व, यानी कि मात्र देवी की मूर्ति मिली है, तो धार्मिक तत्व थे यद्यपि उपस्थित था, धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, लेकिन ज्यादा धर्म का वर्चस्व इस काल में नहीं था। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो नंबर 1 आपका सही रहेगा। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो दोनों इसके आंसर सही होंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। तो सी ऑप्शन इसका आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका आपके सामने वो है आपका, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम आपको बताना है। ए में दिया गया है वैदिक संहिताएं, वैदिक संहिताएं। नंबर 2 पर दिया गया है वो, उसके बाद दिया गया है ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। बी में कहा गया है आपका वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण, ठीक है।
ब्राह्मण, ठीक है। इसके बाद कहा गया आपका वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक और स्मृतियां। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा आपका, ये बताना। देखो इसमें आपका बात करें सबसे पहले वैदिक संहिताएं, वैदिक संहिताएं की रचना सबसे पहले की गई। इसके बाद बात करें ब्राह्मण, ब्राह्मण की हुई। उसके बाद आरण्यक, आरण्यक, और उसके बाद बात करें तो उपनिषद, उपनिषदों की रचना की गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये आंसर इसका आपका सही होगा, तो ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में दिया गया है? नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में दिया गया है? तो ये दिया गया आपको कंठोपनिषद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कंठोपनिषद। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सूची का है और मिलान करने हैं इसमें, ठीक है। इसके भी आपको जो है आंसर नहीं दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलो इसको देखते हैं, देख कौन सा किससे मिलान करता है, सही है, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले ऋग्वेद दिया गया है। ऋग्वेद में क्या दिया गया है? ऋग्वेद में दी गई आपकी प्रार्थनाएं और स्रोत, ठीक है। तो ए का तो होगा आपका 4। इसके बाद यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में दिया गया है आपका क्या? तंत्र मंत्र और वशीकरण, ठीक है। सामवेद में संगीत है आपका, ठीक है। इसके अलावा यजुर्वेद में अगर बात करें तो स्रोत और कर्मकांड आपके इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ए, बी और सी, इसके अलावा डी। ए का जो सही होगा वो होगा 4, बी का जो सही आएगा वो आएगा नंबर 2, सी की अगर बात करूं मैं तो सी का आ जाएगा नंबर 1, और डी की अगर बात करूं तो डी में आ जाएगा नंबर 3। ये इसका सही क्रम होगा जी, ठीक है। तो ये सही इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना है आपको सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो 25 ये क्वेश्चन है आपके आज, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। चलिए पढ़िए से फटाफट, ठीक है। तो पहले में दिया गया है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं समय तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। चलिए जी, दूसरा दिया गया है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसमें पहला जो दिया गया है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की कल्पना करता था, ये सही है। दूसरा दिया गया है आपका, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों का क्रियाकलापों को संचालित करता था, तो ये भी सही है। तो दोनों इसके आंसर सही होंगे। तो ए और बी, इसमें सही पूछा गया ना, तो ए और बी यानी दोनों सही हैं, तो सी इसका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन देखना है, गलत आंसर इसमें देखना है कौन सा है। तो ए में दिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए जी, तमसो मां ज्योतिर्गम्य कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। सी में दिया गया है, सत्यकाम जाबाल की कथा छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और डी में दिया गया है, वैदिक काल में अघन्या शब्द स्त्री के लिए प्रयुक्त होता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, सॉरी गलत जो पूछा गया इसमें असत्य पूछा गया, तो असत्य रहेगा आपका। अघन्या जो कहा गया है आपका ऋग्वेद में, वो गाय के लिए प्रयोग किया गया है, वो गाय के लिए प्रयोग हुआ है अघन्या शब्द, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका डी आंसर हो जाएगा। ये स्त्री के लिए ना होकर गाय के लिए प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो रहेगा आपका, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय और क्षणिक है, इनके पूरा संसार दुखमय है, दुख से भरा हुआ है और क्षणिक है। बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे वस्तु की उत्पत्ति होती है। तो इसमें ए और आर दो दिए गए हैं आपके, ठीक है। और ये बताया गया है इसमें आपका ए में कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि उसके अनुसार दिया गया है। बी में आपका ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी में आपका दिया गया है,
ए सही है परंतु आर गलत है, और डी में दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा इसका आंसर होगा ये आपको बताना है। चलिए देखिए, महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और क्षणिक है, ये तो आप सभी को पता होगा कि सही है। इसके अलावा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु का विनाश के पश्चात ही दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, इनके दोनों सही है। लेकिन ये जो इसका कारण जो दिया गया है वो कथन पर आधारित नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर सही होगा आपका बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है, तो बी इसका आंसर सही रहेगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अशोक के रुम्मदेय अभिलेख सूचना, रुम्मदेय अभिलेख से सूचना प्राप्त होती है, सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? तो अशोक के रुम्मदेय अभिलेख से मिलती है, और इसी अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था, यानी कि कर में उन लोगों को छूट प्रदान की गई थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। महात्मा बुद्ध जो है वैदिक धर्म को नहीं मानते थे। दोनों कथन इसके आपके सही है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें कि दोनों कथन सही है, तो ए भी सही है और आर भी सही है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, जो नेपाल के कपिलवस्तु में स्थित है। इसके बाद अगर बात करूं मैं इनसे, ठीक है, तो दोनों कथन इसके सही होंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में अगर और बात करें तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। बोधगया, ये बोधगया कहां पर पड़ता है जी? बिहार में है, ठीक है। यहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार में। इसके बाद नदी कौन सी थी आपकी? ठीक है, नदी की बात करें तो नदी थी आपकी कौन सी? फल्गु। फल्गु को ही निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। निरंजना नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। पेड़ की अगर बात करें तो पेड़ कौन सा था? तो पेड़ था आपका पीपल का, पीपल वृक्ष था, ठीक है जी। इसके बाद अगर बात करें वर्ष, कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 35 वर्ष की आयु में, यानी कि 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, कठोर तपस्या के बाद इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसी के बाद इनको बुद्ध कहा गया, ठीक है। इसके बाद और अगर यहाँ से कोई कुछ आपका क्वेश्चन बन सकता है, किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? दिन कौन सा था? तो उस दिन था आपका बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा का दिन था जी, बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था इनके वो क्या नाम? सिद्धार्थ। बचपन का नाम इनका, एक मिनट, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, ठीक है। इसके अलावा और अगर बात करें, इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? तो प्रथम उपदेश की अगर बात करें तो प्रथम उपदेश इनका दिया गया था सारनाथ में। सारनाथ कहां पर पड़ता है आपका? वाराणसी में, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ऋषिपत्तनम के मर्गदांव नामक वन में इन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था आपका सारनाथ में, ठीक है। इसके बाद इनके महापरिनिर्वाण की अगर बात करें तो वो कहां पर हुआ था? तो कुशीनगर में, ठीक है। मृत्यु की अगर बात करें तो ये आपका कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है। प्रथम उपदेश को इनके धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। आगे बात समझे? चलिए जी, तो इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही उत्तर चुनें। कूट से सही उत्तर आपके चुनने हैं। तो ए में दिया गया है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। दूसरा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसके जो है आपको आंसर बताने हैं। आंसर बताइए इसके कि कौन सा इसका सही होगा, ठीक है जी। चलिए जी आंसर देखते हैं। तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन पहला जो कथन है आपका कारण उससे संबंधित नहीं है, ठीक है।
तो ए जो है, आर जो है ये, ठीक है, ये ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है, यानी कि दोनों कथन अलग अलग हैं, दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। तो बी आपका इसमें ऑप्शन सही रहेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र कहां से प्राप्त हुआ है, ये आपको इसमें बताना है। तो बोधिसत्व पद्म पाणी का चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ है, ये इसमें आपको बताना है। ए में दिया गया है अजंता, बी में बादामी, सी में एलोरा और डी में दिया गया है बाघ, ठीक है। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। चलिए जी, तो 21 का जो सही आंसर होगा, बोधिसत्व पद्म पाणी जो प्राप्त हुआ है आपका, ये चित्र जो मिला है आपका अजंता से मिला है। और अजंता की बात करें तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद बादामी की बात करें तो कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। एलोरा की बात करें तो ये भी आपका महाराष्ट्र में आ जाएगा, महाराष्ट्र में आ जाएगा। और बाघ की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अजंता। अजंता से बोधिसत्व पद्म पाणी के चिन्ह प्राप्त हुए हैं, चित्र प्राप्त हुआ है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है, यानी कि सही नहीं है। जैन तीर्थंकर दिए गए हैं एक और दूसरी ओर दिए गए हैं आपके उनके प्रतीक चिन्ह। तो कौन सा चिन्ह किससे संबंधित है ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर बताइएगा, कौन सा इसका आंसर सही होगा। जैन तीर्थंकर अरहनाथ दिया गए हैं। इसके बाद इनके सामने जो चिन्ह दिया गया है वो दिया गया है कौन सा, वो दिया गया है आपका मछली। अरिष्टनेमी के सामने शंख दिया गया है, धर्मनाथ के सामने बंदर दिया गया है और विमलनाथ के सामने वरहा दिया गया है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट आंसर अपने बताइएगा इसमें, ठीक है। देखिए, जैन धर्म में कुल अगर बात करें कुल तीर्थंकरों की, तो कुल तीर्थंकर की अगर बात करें तो उनकी संख्या थी कितनी जी, उनकी संख्या थी 24, ठीक है। और 24वें थे आपके महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। चिन्ह की अगर मैं बात करूं इनकी, तो सिंह यानी कि शेर इनका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है। देखिए, अरहनाथ जो है इनका प्रतीक चिन्ह था मछली। बात करें अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह था शंख। और धर्मनाथ की बात करूं तो धर्मनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था वज्र इनका प्रतीक चिन्ह था। और विमलनाथ की अगर बात करूं तो उनका प्रतीक चिन्ह था वरहा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, वो आपका सी आंसर सही होगा, ठीक है। महावीर स्वामी के बारे में अगर कुछ बात करें तो महावीर स्वामी की अगर बात करें तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो 42 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 42 वर्ष की अवस्था में कठोर तपस्या के बाद हुई, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। इसके अलावा नदी कौन सी थी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस नदी का नाम था ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। पेड़ कौन सा था जी, पेड़ की अगर बात करें तो पेड़ था आपका साल वृक्ष, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जिन या केवल्य या महावीर आदि नामों से जाना गया। जबकि इनकी वास्तविक नाम की अगर बात करें तो महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, दिगंबर अनुयायी ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं समझते थे। ये पहला कथन है आपका। कारण की बात बताएं तो दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में दिया गया है ए व आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। और सी में दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी में दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो चलिए जी, फटाफट इसके जो है आपको आंसर देने हैं। आंसर दीजिए इसके फटाफट। देखिए, दिगंबर अनुयायी ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है, भोजन आवश्यक नहीं है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो ये कथन आपका सही है। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, ये आंसर आपका गलत होगा, ठीक है। क्योंकि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, ऐसा इन लोगों का मानना है।
अविवाहित अविवाहित थे, ऐसा इनका मानना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए सही है और आर गलत है। तो ए सही और आर गलत, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। जैन धर्म का आरंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का आरंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, ठीक है। और दूसरा दिया गया इन्होंने आपका जो आर दिया है कारण, दिव्य वेदान एक जैन ग्रंथ है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में दिया गया है ए तथा आर दोनों सही है परंतु व्याख्या आर ए की सही नहीं करता। और सी में दिया गया है ए सही है आर गलत है, और डी में ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए जी देखते हैं इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो जैन धर्म का आरंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद दिव्य वदान एक जैन ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ ना होकर ये एक बौद्ध ग्रंथ है। दिव्य वदान जो है एक बौद्ध ग्रंथ है, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और अगर मैं बात करूं इससे दिव्य वदान की, ठीक है, दिव्य वदान, तो दिव्य वदान की अगर मैं बात करूं, यहां से आपका अशोक यानी कि मौर्य काल के जो शासक थे अशोक, अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर और एक आपके शुंग वंश के शासक आएंगे, शुंग काल, शुंग वंश के शासक थे जिनका नाम था पुष्यभूति शुंग, पुष्यभूति शुंग उनका नाम था, पुष्यभूति शुंग। तो यहां तक की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि अशोक के उत्तराधिकारी सारे मिलते हैं। इसके अलावा पुष्यभूति शुंग के काल की जानकारी भी इस ग्रंथ से प्राप्त होती है जिसका नाम था दिव्य वदान, और ये बौद्ध धर्म का है न कि जैन धर्म का। तो आर इसमें गलत रहेगा और ए सही रहेगा। तो ए सही है परंतु आर गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऋग्वेदिक कालीन देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य कथन देखना है भाई, ठीक है। असत्य कथन का चयन करना है, यानी कि गलत कौन सा है ये इसमें आपको देखना है। अग्नि के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त यानी कि मंत्रों का उल्लेख हुआ है। नंबर 2 पर दिया गया है वरुण का मुख्य कार्य मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता स्थापित करना था, यानी कि मनुष्य और देवता के बीच का, मनुष्य और देवताओं के बीच का कौन सा देवता माना जाता है उसका उल्लेख किया गया है या स्थापित करता था, ये इसमें आपको बताना है। तो ए में दिया गया आपका केवल एक सही है, बी में आपका 2 सही है, सी में पहला और दूसरा दोनों सही है, और डी में दिया गया है न तो 1 और न 2 सही है, यानी कि दोनों गलत हैं, ठीक है। चलिए जी बताइए फटाफट इसके आंसर, मैं आप सभी के आंसर इसमें चेक करूंगा, ठीक है। चलिए जी देखो, इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको बताऊं, अग्नि के लिए ऋग्वेद में 250 अग्नि के लिए नहीं इंद्र के लिए प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। तो अग्नि की अगर बात करें तो अग्नि के लिए कितने मंत्रों का उच्चारण किया गया है या प्रयोग किया गया है आपका ऋग्वेद में, तो 200 सूक्तों का प्रयोग किया गया है, यानी कि 200 सूक्तों का प्रयोग इसमें किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया जी। दूसरा, वरुण का मुख्य कार्य मनुष्य और देवता का जो बीच का, ठीक है, मध्यस्थता स्थापित करने का कार्य था वो था अग्नि का, वो अग्नि का था, यानी कि अग्नि देवता को भगवान और मनुष्य या ईश्वर और मनुष्य के बीच का देवता माना जाता है। तो ये भी आपका आंसर इसमें गलत होगा, यानी कि कुल मिलाकर दोनों गलत हैं। तो सही आंसर जो होगा इसका डी होगा, न तो 1 और न ही 2, ठीक है। तो ये आज आपके इतिहास के 5 क्वेश्चन थे, और ये आपके इसमें अगर मैं बात करूं तो बौद्ध काल तक, ठीक है। इसमें आपका प्रागैतिहासिक काल और आपका हड़प्पा सभ्यता, इसके अलावा उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल और बौद्ध व जैन धर्म तक के जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वे मैंने आपको इसमें कराए हैं, ठीक है। तो आपके कितने आंसर सही रहे हैं इसमें और कितने गलत रहे हैं आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक है।
और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। ठीक है, नमस्कार।